holiday ever. Happy birthday to you. Dad, what is that? Cassie, Ben. Dad, where's the soup? कितना डरावना हो कि आप अपनी फैमिली के साथ अपनी बोट में समुंदर में एंजॉय कर रहे हो और अचानक से समुंदर का सारा पानी गायब हो जाए। आपकी आंखों के सामने समुंदर की खाली और वीरान ज़मीन आपके दिल और दिमाग का क्या हाल करेगी। आपको कुछ समझ ना आए कि आखिर अचानक से पानी कहाँ गायब हो गया और क्या कभी दोबारा वापस भी आएगा या नहीं। हमारी आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो अपने सबसे छोटे बेटे बेम की सालगिरह मनाने के लिए समुंदर में आए थे। ये कैरिबियन सी था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बेम की माँ स्विमिंग के लिए समुद्र में जंप करती है जबकि बेम और इसके डैड फिशिंग कर रहे होते हैं। बेम की बड़ी बहन हेडफोन लगाकर म्यूजिक एंजॉय करने में मसरूफ होती है। अचानक से बेम की माम को समुद्र में अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इसे लगता है कि कोई चीज़ इसके गिर्द चक्कर लगा रही है, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तभी अचानक से कोई चीज़ इसे समुद्र के अंदर खींच लेती है और बोर्ड पर लगे इंस्ट्रूमेंट भी अजीब तरीके से चलने लगते हैं। बेम और इसके डैड का इस पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो फिशिंग में मसरूफ़ थे, जबकि दूसरी तरफ डूबती हुई बेम की माम जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ मदद के लिए भी आवाज़ें लगा रही होती है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हो पाता। जूलियन को एहसास होता है जैसे समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा है। इतने में बेम और इसके डैड टॉम भी इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। टॉम जूलियन को डूबते देख इसे बचाने के लिए समुद्र में जंप कर देता है और बेम बोट का इंजन स्टार्ट करके इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम जूलियन को बचा लेता है। बेम और इसकी बहन कैसी की मदद से बोट पर वापस आ जाते हैं। जूलियन की जान बच जाती है। टॉम कैसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर था? तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एक स्विमिंग के लिए जाए तो दूसरा बोट पर इसका ध्यान रखे। तुम्हारी लापरवाही से अगर तुम्हारी माम को कुछ हो जाता तो कैसी शर्मिंदा होती है और सॉरी करने पर वो अपनी बोट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब तमाम लोग मिलकर बेम की सालगिरह मनाने लगते हैं कि तभी कैसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। वीडियो कॉल पर वो देखती है कि इसके पीछे शहर में एक बहुत ख़तरनाक तूफान आ रहा है, जिससे वो डर जाती है। वो जल्दी से अपने वालिदैन को बताती है, जिसके बाद वो अपनी बोट की सेफ्टी को चेक करने लगते हैं। इतने में वो देखते हैं कि बहुत सारी व्हेल्स और शार्क इनकी बोट के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। टॉम समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा और ख़तरनाक होने जा रहा है, क्योंकि व्हेल्स और शार्क को तूफान के आने से पहले पता चल जाता है, लेकिन पहले इन्हें खुद को इस खतरनाक समुद्री जानवरों से बचाना था। अचानक बोट को एक ज़ोरदार झटका लगता है। बोट की कंडीशन देखने के लिए टॉम पानी में नीचे जाता है, लेकिन वापसी पर वो जख्मी होता है। जूलियन इसके जख्मों की मरहम पट्टी करती है। टॉम बताता है कि शार्क ने बोट को डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हें यहीं रुक कर किसी को मदद के लिए बुलाना होगा, लेकिन मसला ये था कि यहाँ पर किसी भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं मिलते। बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी जवाब दे जाता है। फैमिली अपने खाने पीने का सामान चेक करने लगती है। इनके पास 4 दिन का राशन बाकी था, लेकिन वो मुतमिन थे क्योंकि वो शिपिंग रूट पर थे। कोई न कोई शिप यहाँ से गुजरते इनकी मदद कर देगा। इसी दौरान इन्हें बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो इनकी बोट से टकरा सकता था। टॉम जल्दी से बोट के इंजन को स्टार्ट करता है, हालांकि इसे पता था ऐसा करने से बोट बर्बाद हो जाएगी। होता भी ऐसा ही है, बोट का इंजन डैमेज हो जाता है। इतने में एक और एस्ट्रॉइड इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए बोट की बेसमेंट में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। इतने में एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है और सारी फैमिली बेहोश हो जाती है। होश आने पर इन्हें पता चलता है कि मामूली चोटों के साथ सब जिंदा हैं। हैरानगी से एक दूसरे को देखते हैं। इनके बोट में बहुत बड़ा सुराख हो चुका था, लेकिन इससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। बोट के ऊपरी हिस्से में आकर जब बाहर का नज़ारा देखते हैं, ये देख सब हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ समुद्री जानवर और मछलियाँ बिखरी पड़ी थी। इनकी बोट समुद्र की बजाय एक पहाड़ी चट्टान पर है, जैसे ये कोई और सैयारा हो। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि रात जहाँ पर दूर दूर तक पानी था, अब खतरनाक पहाड़ और वसी रेगिस्तान कहाँ से आ गया। टॉम जल्दी से अपनी कंपास निकालता है ताकि देख सके वो कहाँ पर हैं, लेकिन जल्द समझ जाता है कि ज़मीन के साथ कुछ बड़ा हुआ है और इसके पोल तब्दील हो गए हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल में तब्दील हो गया है, जिसका साफ साफ मतलब था जहाँ पहले ज़मीन थी अब वो समुद्र बन गया है, और जहाँ पहले पानी था अब खुश्क ज़मीन बन गई है। सबसे भयानक बात यह थी कि ज़मीन पर अब कोई इंसान जिंदा नहीं बचा होगा, सब के सब मारे जा चुके होंगे। टॉम की इस बात से सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कैसी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर खुद को एक कैबिन में बंद कर लेती हैं। जूलियन जल्दी से बोट में मौजूद खाने को चेक करने लगती है। बेम सालगिरह के बालून हवा में छोड़ देता है ताकि अगर कोई इंसान जिंदा है तो मदद को आ सके। टॉम रेडियो के जरिए किसी से रब्ता करने की कोशिश करता है, हालांकि इसे यकीन था कि आगे इससे कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन अचानक आगे से सबमरीन का एक कैप्टन बात करता है। कैप्टन भी पोल के शिफ्ट होने को जान चुका था, क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह अपनी सबमरीन में समुद्र में था।
कैप्टन टॉम को बताता है कि ज़मीन ने अपनी रोटेशन तब्दील की है, वो एक हफ्ते में वापस से तब्दील हो जाएगी, समुंदर फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। इस वक्त इसकी लहरें बहुत ऊंची और खौफनाक होंगी। बेहतर यह है कि तुम अपनी फैमिली के साथ किसी ऊंची जगह चले जाओ, जिससे तुम्हारे बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये सुनते ही जूलियन बच्चों को पैकिंग करने का कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है, आपके साथ मरीन में भी बचने के चांसेस हैं, आप मेरे बच्चों को इसमें रख लें। कैप्टन कहता है, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं सकूँगा। इसमें सिर्फ 2 लोगों की जगह है, मेरा एक साथी मर चुका है। मैं एक बच्चे को रख सकता हूँ, जबकि दूसरे को फिर भी बाहर रहना होगा। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी भी तरह दोनों को रख ले, बदले में वो इसके लिए कुछ भी कर देगा। कैप्टन इसकी बात मान लेता है। टॉम इसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है, नक्शे पर निशान बनाता है और जूलियन को बताता है कि हम 2 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी समुंदर के वापस आने से पहले अपने बच्चों को महफूज कर सकेंगे। अगली सुबह सारी फैमिली अपने सफ़र के लिए तैयार थी कि टॉम को दूर से एक आदमी को अपने कुत्ते के साथ आता देखता है। आदमी जख्मी होता है। टॉम इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, इसे पानी देता है। शुक्रिया अदा करने की बजाय वो आदमी टॉम पर हमला कर देता है। दूर खड़ी जूलियन ये सब देख रही थी। जालिम शख्स पास पड़े हुए चाकूनुमा नेज़े से टॉम को कत्ल कर देता है। ये मंजर जूलियन को तड़पा देता है। वो जल्दी से बोट की तरफ दौड़ती है, दोनों बच्चों को कैबिन में लॉक कर देती है। कैसी को फायर गन देती है और समझाते हुए कहती कि सिर्फ इसे इंतहाई जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। इतने में अजनबी कातिल बोट के करीब पहुंच चुका था। जूलियन जल्दी से खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और अपने जख्मों को सीने लगती है। अजनबी कातिल बोट की तलाशी शुरू कर देता है। जैसे इसे खाना मिलता है वो बोकों की तरह खाना शुरू कर देता है, जैसे कई दिनों से कुछ ना खाया हो। तभी से कैबिन से आवाज़ आती है। वो जूलियन को तलाश करने के लिए कैबिन की तरफ आता है, लेकिन कैबिन खाली होता है। जूलियन बोर्ड में बने हुए सुराख से भाग चुकी थी, लेकिन अजनबी कातिल का कुत्ता इसे देख लेता है। जूलियन इसे चुप कराने के लिए मार देती है और खुद को बोर्ड के नीचे छुपा लेती है। किलर बाहर इधर उधर देखता है, लेकिन जूलियन इसे नजर नहीं आती। लेकिन कुत्ते की लाश देखकर समझ जाता है कि जूलियन बोर्ड से बाहर आ चुकी है। इसे पकड़ने के लिए किलर बोर्ड से नीचे आता है तो जूलियन टूटे हुए शीशे से एक बार फिर बोर्ड के अंदर आ जाती है, लेकिन जल्दी इस अजनबी कातिल के हाथ लग जाती है। वो इसे बालों से पकड़कर बुरी तरह घसीटता और मारता है। अब वो जूलियन को गला दबाकर मारना चाहता है तो जूलियन भी खुद को बचाने के लिए जोर लगाती है। कैसी कैबिन से ये सब देख रही होती है, फिर अचानक से डर और खौफ में कैसी फायर गन से इस पर हमला कर देती है। इसे किलर को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इनकी बोर्ड में आग लग जाती है। इसी अफरा तफरी में जूलियन अपने बच्चों को बोर्ड से बाहर निकालने लगती है तो किलर दोबारा हमला कर देता है, लेकिन अब जूलियन इसे लात मारते हुए पीछे फेंक देती है। बाहर निकलते ही बीम और कैसी अपने डैड की लाश देखते हैं और ये मंजर इन्हें अंदर से तोड़ देता है। वो अपने डैड की लाश से लिपट कर रोने लगते हैं। बीम इस सारे वाक़े का खुद को जिम्मेदार समझता है, ना वो बैलून छोड़ता और ना ये कातिल यहाँ तक पहुँचता। जूलियन भी बुरी तरह से रो रही थी। इतने में किलर को बोर्ड से बाहर इनकी तरफ आता देख लेती है। अब इनका यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था। जूलियन ज़बरदस्ती अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। भागते भागते वो थक जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि इस किलर ने इनका पीछे छोड़ दिया होगा। बीम दुख से रोए जा रहा था। कैसी से हौसला देते हुए पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वो नहीं पीता। अभी ये सब बातें ही कर रहे थे कि जूलियन ने देखा कि वो किलर अभी भी इनका पीछा कर रहा है। जूलियन मज़ीद डर जाती है। वो फिर से भागना शुरू कर देते हैं। जब भी पीछे मुड़कर देखते तो किलर इनके पीछे ही होता, जिसके चलते वो लोग रुकते नहीं, वो लगातार भागते रहते हैं। भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सामने जहरीला पानी था। यहाँ से गुजरते वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलियन अपने बच्चों को यहीं से गुजरने को कहती है। गर्मी की शिद्दत से इनकी हालत खराब होती जा रही थी। जूलियन को एहसास हुआ कि बीम डिहाइड्रेट हो चुका है। इनके पास पानी की जो चंद बूंदें थी बीम को पिला दी, लेकिन इतने पानी से कुछ नहीं होने वाला था। कैसी नाउमीद होती जा रही थी। इसे यकीन होता जा रहा था कि वो यहाँ से कभी जिंदा नहीं जा सकेंगे। वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी थी। इस बार जूलियन डांट देती है, इसे चुप रहने और हौसला रखने को कहती है। हम आगे बढ़ेंगे, मैं तुम लोगों को बचा लूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब इन्हें दूर एक हवाई जहाज दिखाई दिया जो शायद सालों पहले समुद्र में गिरकर तबाह हो गया था। सब लोग जहाज के अंदर छुपकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। जूलियन अपनी फैमिली की फोटो देखती है जो पिछली रात उन्होंने खींची थी। सब टॉम को याद करके रोना शुरू कर देते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। जूलियन और बीम थकावट की वजह से सो जाते हैं, लेकिन कैसी सो नहीं पाती और जहाज से बाहर आकर खुले आसमान में बैठ जाती है। किलर ने अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा था। किलर कैसी को देख लेता है और जो ही इसके करीब पहुंचता है, इतने में जूलियन पीछे से आकर इस पर हमला कर देती है। शदीद गुस्से और नफरत की वजह से इस पर इतनी बार हमला करती है कि किलर वहीं मर जाता है। आखिरकार ये खतरा टल गया था। अब सब लोग सुकून की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो किलर की लाश की बहुत बुरी हालत होती है, जिससे इन्हें अंदाज़ा हो गया कि खाली समुंदर भी सेफ नहीं। खैर इन्हें तो वहाँ तक पहुँचना था जहाँ कैप्टन की सबमरीन थी। चलते चलते जूलियन और कैसी नक्शा देखने लगते हैं, लेकिन बीम का ब्याज से बुरा हाल था। वो भागकर एक तालाब से पानी पीने लगता है, जो कि एक जहरीला तालाब था। जूलियन भागकर जबरदस्ती इसका सर पानी से बाहर निकालती हैं,
जहरीला पानी पीने की वजह से वो बीमार हो जाता है। कुछ देर आराम करने के लिए जूलियन और कैसी एक शेल्टर बनाते हैं क्योंकि बीम से चलना मुश्किल हो रहा था। तभी जूलियन को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई थी। बाहर जाकर देखा तो दूर से केकड़ों की एक फौज इनकी तरफ आ रही थी। इनसे बचने के लिए एक बार फिर भागना शुरू कर देते हैं। दूर इन्हें एक शिप नजर आती है जो कि एक कार्गो शिप थी, जहाँ बहुत सारे कंटेनर पड़े थे। इनमें बहुत सारे लोगों ने पनाह ले रखी थी। इनको अपनी तरफ आता देखकर लोगों ने खुद को एक कंटेनर में बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। जूलियन और इसके बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन लोगों ने कोई मदद ना की। इतने में केकड़ों की फौज भी वहाँ पहुँच जाती है। अब इनसे बचने के लिए जूलियन और इसके बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए जूलियन को एक केकड़ा काट लेता है, लेकिन किसी भी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। जूलियन अपने जख्म को स्कार्फ से बांध लेती है और दर्द से बेहोश हो जाती है। इधर केकड़ों की फौज कंटेनर को काट कर इसके अंदर दाखिल हो चुकी है। अंदर बंद लोग अपने हथियारों से इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि बिलाखिर वो लोग इनके आगे टिक नहीं पाते। अगली सुबह जब जूलियन को होश आया तो इसके दोनों बच्चे इसके पास नहीं थे। वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि ये समुद्र खुश्क होने के बावजूद इतना खतरनाक था कि कोई भी कहीं भी मर सकता था। अब जूलियन इन्हें खोने के डर से रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से इसे कैसी और बीम आते दिखाई देते हैं जो कि खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। खैर अब यहाँ पर वो केकड़ों की फौज भी नहीं थी क्योंकि वो यहाँ से आगे गुजर चुके थे। ये देख जूलियन की जान में जान आती है। वो अपने जख्म पर मरहम पट्टी करती है, बीम और कैसी हथियारों को सेट करती हैं। जूलियन कैप्टन से रब्ता करती है, जिस पर कैप्टन इन्हें बताता है कि इस पर भी केकड़ों ने हमला कर दिया था। वो बुरी तरह से जख्मी है और वो मदद करने से भी माजरत कर लेता है। वो जूलियन को बताता है कि समुद्र का पानी बहुत जल्द वापस आने वाला है, इसलिए ये समुद्री मखलूक वापस आ रही है। इतनी सारी अफरा तफरी में जूलियन सबमरीन की डायरेक्शन भी भूल और रास्ते का नक्शा भी कहीं खो गया था। जूलियन कैप्टन से फायर गन से फायर करने की रिक्वेस्ट करती ताकि इन्हें डायरेक्शन का कुछ आइडिया हो सके। कैप्टन हवा में फायर गन से फायर करता है, बीम इसे देख लेता है। अब वो लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक इन्हें वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन लगने लगा क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए इन्हें टॉक्सिक वेस्ट से गुजरना था जो कि खुद को मौत के गोश में देने के बराबर था। अब फिर से कैसी को अपनी माँ पर शक होने लगा कि वो इन्हें बचा नहीं पाएगी। वो अपनी माँ से बहस करने लगती है, लेकिन जूलियन इसे डांट देती है और चलते रहने को कहती है। लेकिन शायद किस्मत इनके साथ आग मचोली जारी रखती है। अचानक रेत के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग होने लगती है, जहाँ पर जूलियन जो सबसे पीछे थी इसके आगे एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिससे वो एक खाई में फंस जाती है। कैसी अपनी माँ के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन जूलियन इसे अपने बाप की कसम देती है और इसे खुद को और अपने छोटे भाई को बचाना होगा। कैसी मजबूरन अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग सबमरीन तक पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। वो जोर जोर से मैरीन का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, तभी पीछे से कैप्टन आ जाता है जो कि बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन कहता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुनकर कैसे अपनी माँ को बचाने के लिए वापस भागती हैं। इधर खाई में फंसी जूलियन की तरफ केकड़ों का सैलाब आ रहा था। वो अपनी बंदूक से इन्हें मारना शुरू कर देते, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती। बंदूक की गोलियां भी ख़त्म हो जाती हैं। वो खुद को अपने नसीब पर छोड़ने ही वाली थी कि कैसी ऊपर से आवाज़ देकर हाथ आगे बढ़ाती है। हिम्मत करके केकड़ों के हमले से पहले जूलियन वहाँ से निकल जाती हैं। जूलियन और कैसी जल्दी सबमरीन की तरफ भागते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर सबमरीन में दाखिल हो जाते हैं। इतने में खतरनाक केकड़ों की फौज इन पर हमला कर देती है। अब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जो तकरीबन 100 फुट ऊंची थीं और देखने में इंतहाई खौफनाक लग रही थी, ज़ोरदार तरीके से सबमरीन से टकराती हैं, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब इनको होश आता है तो इनकी सबमरीन समुद्र के पानी में नहीं बल्कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों ने इनको एक शहर के सहल पर फेंक दिया था जो बिल्कुल तबाह हो चुका था। इसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि ज़मीन से इंसानों का सफाया हो चुका है। इसी हैरत, खौफ और दर्द के साथ हमारी आज की फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आज की मूवी की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।